इस वक्त जब आप अपने घरों में बैठे हैं तब पृथ्वी के दो बड़े हिस्सों में बारूद से आसमान काला होता जा रहा है। सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या दुनिया इतिहास के सबसे खतरनाक मुहाने पर खड़ी है और क्या हम एक साथ दो महाविनाशक युद्ध के गवाह बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा वॉर बुलेटिन। आज वॉर रूम ब्रेकिंग्स में हम आपको सीधे ले चलेंगे उन मोर्चों पर जहां फैसले अब डिप्लोमेसी की मेज पर नहीं बल्कि मिसाइलों के धमाकों से हो रहे हैं। खाड़ी के समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच शहबाद का नया खेल शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ पुतिन के एक आदेश ने यूक्रेन को दहला दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यूक्रेन के ड्रोन अब मॉस्को की दहलीज लांघ रहे हैं। वहीं इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर चक्रव्यूह रच रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी एशिया से आ रही है। लेबनान में सीज फायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई अब भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में समझौता जो तैयार हुआ उस पर भी अभी सवाल है। हिजबुल्लाह ने सीज फायर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान से शांति समझौते पर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की तारीफ की है। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो खामेनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, यानी कि वेस्ट एशिया में नया समीकरण बन रहा है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कई हमले और जवाबी हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। वेस्ट एशिया में सीज फायर अब भी जारी है, लेकिन तनाव भी बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नई चर्चा छेड़ दी। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और उनकी कार्यशैली की तारीफ भी की। दिलचस्प बात यह है कि 28 फरवरी के हमले के बाद से ही मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, लेकिन ईरान की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियों पर अमेरिका करीबी नजर बनाए हुए है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप और मुज्तबा खामेनेई की मुलाकात की कोई जमीनी तैयारी हो रही है या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। फिलहाल डील पर सस्पेंस बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत पर नए सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज से यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक के बाद से अमेरिका 129 जहाजों की आवाजाही रोक चुका है। ईरानी तेल से जुड़े प्रतिबंध भी अब तक हटाए नहीं गए हैं, यानी युद्ध विराम के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर दबाव जारी है। इस तनाव का सबसे खतरनाक केंद्र बना हुआ है खाड़ी का पानी। वो समुद्र जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता है, वहां अब पानी कम, बारूद ज्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज सजाने की कोशिश है, दूसरी तरफ समुद्र में जंगी जहाजों की तैनाती है। दोनों ही तरफ से लगातार एक दूसरे के हितों को निशाना बनाना आम होता जा रहा है। सीज फायर अभी है, लेकिन पहले और दूसरे धमाकों के बीच, या कह लें हमले और जवाब के दरमियान, एक तरफ ईरान की मिसाइलें तैनात हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की उंगली ट्रिगर पर है।
क्या ये महज कूटनीति का दबाव है या फिर एक बहुत बड़े टकराव की आहट? सवाल है कि मिसाइल, ड्रोन और कूटनीति के बीच क्या है असली तस्वीर? क्या बातचीत सफल होगी या बढ़ेगा टकराव? वेस्ट एशिया इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शांति की धुंधली सी उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक भयानक युद्ध का मुहाना। अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि वो ऑल आउट वॉर यानी पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। और इस बीच ट्रंप ने नई चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोनों से अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी में उसके सहयोगियों को निशाना बनाया। कुवैत के मुख्य एयरपोर्ट पर हुए एक ईरानी हमले में एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। लेकिन इन खूनी झड़पों के बीच भी पर्दे के पीछे कूटनीति की सांसें चल रही हैं। ईरान अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जियोग्राफिकली। उसको मालूम है कि उसके ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका को रखना बहुत बहुत कठिन है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ईरान को कि उसको लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी है। इसके बावजूद भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ईरान का। और अमेरिका का मानना है कि क्योंकि ईरान जो है सिर्फ तेल के ऊपर निर्भर है और वो सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ही घेराबंदी कर दी जाए तो ईरान आज नहीं तो कल तो कहीं ना कहीं कैपिचुलेट करेगा, कहीं ना कहीं उसको घुटने टीकने पड़ेंगे। तो वो भी डिले कर रहा है, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो डील है, जिसको डील कहने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, वो डील नहीं हो पा रहा है। बातचीत तो हो रही है, दोनों चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, पर कब खत्म हो उसके ऊपर शायद किसी का नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह मोर्चा खोला था तब उनका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आकलन था कि उनकी हवाई ताकत ईरान के इस्लामी शासन को घुटनों पर ला देगी। लेकिन यह आकलन गलत साबित हुआ। दशकों से प्रतिबंध झेल रहे ईरान का प्रतिरोध कम नहीं हुआ। एक मिथ बनाया हुआ था, एक उन्होंने जो बनाई हुई थी ऐसी कि छवि, वो इस बारी वो खराब हो गई अमेरिका की, क्योंकि उन सबका नुकसान हुआ है और उनको ये पता लग गया है कि अमेरिका हमें बाद में बचाएगा, इजराइल को पहले बचाएगा। और अगर हमें बचाएगा भी तो पूरी तरह से हमें सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान उनका नेबर है, बिल्कुल साथ में है और किसी भी टाइम मिसाइल मारता है और 2 मिनट लगते हैं वहाँ मिसाइल पहुँचने में। और कोई फूल प्रूफ सिक्योरिटी, आयरन डोम, पैट्रियोटिक मिसाइल्स कुछ नहीं काम करता उस टाइम। आपने कुवैत में अभी देखा, क्योंकि ड्रोन भी साथ में आते हैं। तो इसलिए अमेरिकन जो है उनके ऊपर थोड़ा विश्वास इन कंट्रीज़ को उठ गया है। और आप आते टाइम पे देखोगे सब गल्फ कंट्रीज़ अपने मुआहदे ईरान से भी करेंगे और बाकी भी अपना अलायंस बनाएंगे, जैसे यूएई के साथ इंडिया का है, सऊदी के साथ पाकिस्तान का है, ताकि कुछ एक रीजनल अलायंस बना के अपनी सुरक्षा को निर्धारित करें।
Joint Resolution 86, on which the ayes and nays are ordered. एक तरफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने वाला वॉर पावर्स रिजोल्यूशन पास कर दिया। अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के पाला बदलने से ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। ट्रंप ने अब साफ किया है कि जब तक किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं जाती, वे ईरान पर दोबारा ऑल आउट वॉर शुरू नहीं करेंगे। ट्रंप के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उनके सबसे करीबी सहयोगी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ही इस युद्ध विराम के खिलाफ रहे। वहीं खाड़ी के अमीर अरब देश इस तनातनी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनकी पूरी आर्थिक रणनीति इस बात पर टिकी है कि ये क्षेत्र व्यापार के लिए सुरक्षित रहे, लेकिन युद्ध के शुरुआत से ही इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अरब देशों में ईरान को लेकर लगातार मतभेद भी साफ दिख रहे हैं। ईरान को लगता है ये खाड़ी के देश जो हैं वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव है, और अमेरिका ने ही उनको एक तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं, तो वो बार बार इस बात को संदेश देना चाहता है अपने ही मजहबी लोगों को, ये आप जो अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप जो आपके पड़ोसी हैं ईरान, उनके साथ आप अच्छे संबंध रखेंगे तो सबका फायदा होगा। यही कारण है कि आज की तारीख में इतना सब कुछ होने के बाद ईरान ने 2 बार मैंने सोचा खाड़ी के देशों के ऊपर हमला करने का। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इसका फायदा जो है वो अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि ऐसी सूरत में आगे क्या? जानकारों के मुताबिक ईरान सीज फायर का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोलेगा जब उसे प्रतिबंधों में राहत मिले। वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क पर सख्त रुख बनाए हुए हैं। खाड़ी में हलचल बढ़ रही है, लेकिन अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो फिर आगे क्या होगा? क्या सुपर पावर अमेरिका केवल प्रतिबंधों के भरोसे रहेगा या बात आर्थिक दबाव से आगे बढ़कर सैन्य कार्रवाई तक पहुंचेगी? वॉशिंगटन के बंद कमरों में ईरान को घेरने की जो रणनीति बनी है वो तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना रही है। आखिर क्या है अमेरिका के पास वो विकल्प जो खाड़ी का नक्शा बदल सकते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम यानी सीज फायर चल रहा है वो किसी भी वक्त टूट सकता है। दोनों देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं, बस एक चिंगारी की देर। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को कभी भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से साफ कह दिया है कि अगर तेहरान ने किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो वो इस युद्ध विराम को तुरंत खत्म कर देंगे। अमेरिकन सैनिकों का नुकसान हो तो नेचुरली अगर हमला, तो उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं पहले हमला करने में, और अगर अभी भी हमला करना है तो मतलब यह है कि सीज फायर को तोड़ देंगे। पर नुकसान उनका कहने का यही मकसद है कि हमारे ऊपर आप मत करिए पहले, क्योंकि अभी आपने देखा जो कुवैत में हुआ, जब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारी कुवैत में तो जो एयरपोर्ट था
वहाँ 60-70 लोग और जख्मी हुए हैं, एक इंडियन है वो किल्ड भी हुआ है और उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। वो एक ईरान का सिंबॉलिक मैसेज था गल्फ कंट्रीज़ को कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत करो आप, हमारा जब जी चाहेगा आपको आने वाले टाइम में हम तभी एकदम से डिसरप्ट कर सकते हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच ग्राउंड पर छोटी मोटी झड़पें तो हो रही हैं, लेकिन बड़े हवाई हमले फिलहाल रुके हुए हैं। ट्रंप खुद भी तुरंत एक नया युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से इन झड़पों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने ट्रंप पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। अब तो इस सीज फायर के टिकने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों इस टाइम युद्ध से निकलना चाहते हैं। इजराइल को अपना जो ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इजराइल या एक्सपेंशन लेबनान में, ताकि जो हिजबुल्लाह के रॉकेट शॉकेट हैं वो उनके नॉर्दर्न इजराइल तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक सेफ जोन अपना लिटानी रिवर तक उन्होंने बना लिया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ चलती है हिजबुल्लाह की, अगर हिजबुल्लाह उसके साथ नहीं है तो वो सीज फायर या जो भी मुआहदा हुआ है, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है वो फेल हो जाएगा और वही हुआ, अगले दिन ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ी पेचीदा सी बात बन गई है। मुझे कोई इतनी जल्दी इसका मेजर सोल्यूशन निकलते नहीं नजर आ रहा। सिर्फ यही लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा कि 2 महीने आप सीज फायर और बढ़ा दो, उसमें बातचीत करते हैं। फिलहाल अमेरिका का जो मेजर इंटरेस्ट है और पूरी दुनिया का है कि जो गल्फ है उसको खोल दो और ताकि शिपिंग आनी जानी शुरू हो जाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज तो आप जानते ही हैं। उनके लिए सीज फायर की परिभाषा भी थोड़ी अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? बातचीत चल रही है, लेकिन इस डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप की 3 शर्तें ऐसी हैं जिन पर पेंच बुरी तरह फंस गया है। पहली शर्त है हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए, जिससे दुनिया भर में तेल का व्यापार पहले की तरह नॉर्मल हो। दूसरी शर्त ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम देना होगा और तीसरी शर्त है ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय के लिए पाबंदी लगाई जाए। अब जाहिर सी बात है, ईरान इन शर्तों को आसानी से तो मानने से रहा। ईरान का कड़ा रुख सामने आया है। उसने साफ कह दिया है कि वो अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं करेगा। उल्टा ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। ईरान चाहता है कि लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम हो। ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो उसे वापस मिले। 3 मुद्दे अगर मैं कहूँ, अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर, एक कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत या ईरान ना बनाए और ना बनाने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। और जो आज की तारीख में उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जिसके तादाद तकरीबन 440 किलो और 60% से ज्यादा उसका एनरिचमेंट है, उसको वो यूएसए को सौंपे या फिर IAEA को सौंपे। और तीसरी बात जो बार बार आती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता है कि इसमें कोई भी टोल वसूली ना हो। आज जहाँ ईरान है, ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर को लेकर के वो उसका हक है, इट्स द राइट एंड सॉवरेन राइट ऑफ ईरान। वो क्या करना चाहता है उसकी मर्जी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान चाहता है कि उसको वेपनाइज किया जाए। और तीसरी बड़ी बात जो ईरान चाहता है कि उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं जिसके तकरीबन $25 अरब है वो रिलीज किया जाए, तभी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़े। 100 दिन होने को आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हालत बाकी बहुत ही नाजुक और इसको पूरे विश्व भर में अब एक तरीके से किल्लत और परेशानी शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो ट्रंप जिस तेवर के साथ बात करते हैं वो दुनिया को चौंकाता भी है और थोड़ा डराता भी है। जून 2025 की वो भीषण 12 दिनों की जंग कौन भूल सकता है? या फिर वो द्वार जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होते ही सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद कर दिया गया था।
ट्रंप के फैसलों ने हमेशा दुनिया के होश उड़ाए हैं। डिप्लोमेसी अपनी जगह है और धमकियां अपनी जगह। अब सवाल यह है कि अगर बातचीत फेल हो गई और ईरान टस से मस नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर 3 बेहद विनाशकारी विकल्प तैयार हैं। ये ट्रंप के तरकश के वो 3 तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह संकट में डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 1, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनयिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर 2, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा, जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह अपंग हो जाएगा। विकल्प नंबर 3, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, ट्रंप ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो ईरान शर्तों को मान ले या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो पूरे वेस्ट एशिया का भूगोल बदल सकता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज लेबनान और इजरायल से आ रही है। लेबनान के राष्ट्रपति ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये कि इस पूरे क्षेत्रीय तनाव में ईरान लेबनान को लगातार बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जो सीमावर्ती इलाकों में झड़प है वो भी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या हालात फिर से बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे। बात केवल अमेरिका और ईरान की नहीं है। ईरान समर्थित जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, वो इस वक्त इजरायल के निशाने पर हैं। गाजा में सीज फायर की खबरें आती जरूर है, लेकिन शांति पूरी तरह से कायम नहीं हो पाई है। इजरायल इस वक्त सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी नई क्षेत्रीय रणनीति तैयार की है जिसने हिजबुल्ला को बेचैन कर दिया है। इजरायल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन उसका प्रहार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। लेबनान में सीज फायर और अमेरिकी दखल के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या। गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक तोप रॉकेट के धमाके थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इजराइल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। समझौता अपनी जगह, लेकिन इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इसका सबूत रहा हिजबुल्लाह का राफी मिलो पर किया गया हमला। आईडीएफ ने खुलासा किया है कि दक्षिणी लेबनान के दौरे पर गए इजरायली नॉर्थर्न कमांड के चीफ मेजर जनरल राफी मिलो की गाड़ी पर हिजबुल्लाह के एक आत्मघाती ड्रोन ने सीधा हमला किया। इस हमले ने सीज फायर की खोखली हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया है। एक तरफ सीज फायर के लिए लितानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह को हटाने और नो गो जोन बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की अपनी शर्तें हैं। हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद के डिप्टी हेड महमूद कमाती ने साफ धमकी दी है कि अगर इजरायल ने बेरूत पर दोबारा हमले किए तो तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायल के बड़े शहर उनके रॉकेटों के निशाने पर होंगे। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी कह दिया है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान से पूरी तरह बाहर नहीं जाती, उनके सैनिक रोज मारे जाएंगे। इस वक्त पलड़ा भारी है इजरायलीज का और अमेरिकन का। अगर ये तीनों मिल जाएं, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, तो ये चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। और उनका सूत्रधार जो IRGC है ईरान की,
वो उनकी मदद भी करते हैं, आइडियोलॉजिकली मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और साथ में उनको ब्लूप्रिंट भी देते हैं बहुत सारे ड्रोन्स को बनाने के लिए या मिसाइल्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए एक बहुत ही चुनौती बन जाएगी, और सैचुरेशन अटैक अगर होते हैं तो इजराइल में काफी नुकसान होने का अंदेशा है। और इंडिविजुअली इस वक्त इजराइल के पास एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव है, और वो बहुत क्लियर है, वो है उन्होंने इस वक्त हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हमास को नियरली खत्म कर चुके हैं, हूती की बारी अगली है। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू का विजन और उनका प्लान अब बिल्कुल साफ है। मोसाद के नए चीफ के तौर पर रोमन गोफमैन की ताजपोशी करते हुए नेतन्याहू ने ईरान की रेजीम और उसके पूरे नेटवर्क को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। नेतन्याहू जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है, इसीलिए इजराइल ने अपनी सैन्य तैयारी और तेज कर दी। सदर्न लेबनान में इजराइल के लिए डेफिनेटली सफलता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही प्लान तरीके के साथ इजराइल के ऊपर अटैक किया है, और उन्होंने वहां पे 3 जोन्स बनाई हैं। सबसे पहले 15 किलोमीटर की जोन जो है इजरायली बॉर्डर के नॉर्थ में, वो उन्होंने बोला है ये एक किस्म की मिलिटराइज जोन होगी या बफर जोन होगी, ताकि जो नॉर्दर्न इजराइल के लोग हैं जो इस वक्त घरों को छोड़कर वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मिलिटराइज जोन है, यहाँ पे कोई भी सिविलियन या कोई भी हिजबुल्लाह जो लेबनान के हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने येलो लाइन बनाई है लिटानी रिवर के ऊपर। तो लिटानी रिवर के ईस्ट और साउथ के अंदर ये सारी की सारी हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, परंतु फिर भी जो बढ़त है वो इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास ही। लेकिन नेतन्याहू के सामने भी चुनौतियां हैं। उत्तरी इजराइल के लोग लगातार ड्रोन और रॉकेट हमलों से परेशान हैं। सर्वे बताते हैं कि वहां कई लोग सरकार की लेबनान नीति से नाराज हैं। आम राय यही है कि हिजबुल्लाह के खतरे का स्थायी समाधान सिर्फ उसे कमजोर या खत्म करने से ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्दर्न इजराइल के लोग हैं जो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो रखे हैं, और डिस्प्लेस क्यों हैं? क्योंकि लेबनान की तरफ से उनके ऊपर लगातार इंकर्शंस होती हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं। अब क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो 15 किलोमीटर की बफर जोन बना ली है, और उनके बहुत सारे जो कैंपेन्स हैं वो सफल होते जा रहे हैं इन सदर्न लेबनान, तो ये लोग चाहते हैं कि इसको अभी यहाँ छोड़ा ना जाए, ये एक डिसाइसिव विक्ट्री करी जाए। तो अब ये लोग चाहते हैं कि एक मौका है, सीज फायर होने से पहले ये जो हिजबुल्लाह का वजूद है वो सदर्न लेबनान से पूरी तरह मिट जाए, और ये जो इलाके हैं नॉर्दर्न इजराइल के ये उनकी पहुंच से बाहर हो जाएं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इजरायली सेना जो है आगे बढ़े, और उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, और चाहते हैं कि उनको हर हालत में सक्सेस मिले, और वो सीज फायर जो है जिसकी बात अमेरिका आजकल कर रहा है, इजराइल को बोल रहे हैं सीज फायर करने के लिए, वो उसकी बात ना माने। साफ है कि इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है। अंदरूनी तौर पर जनता का दबाव है कि वो हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह मटियामेट करें, और बाहरी तौर पर अमेरिका का दबाव है कि सीज फायर को लागू किया जाए। लेकिन मोसाद के नए चीफ के आते ही इजराइल ने जो तेवर दिखाए हैं उससे एक बात तो तय है, चाहे गाजा हो या लेबनान, जब तक इजराइल की सुरक्षा 100% पक्की नहीं हो जाती तब तक वेस्ट एशिया में ईरान चैन से नहीं रह सकता। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, ये रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। युद्ध में एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि समझौता करो, जंग अभी खत्म हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जेलेंस्की पुतिन से सीधे मुलाकात करें तो ये अच्छा होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस के साथ बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव के खतरे के बीच अमेरिका जर्मनी को टोमाहॉक मिसाइलों देने का सौदा रद्द कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो की रणनीति और जर्मनी की सुरक्षा दोनों पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। पश्चिम एशिया की इस सुलगती आग के बीच अब रुख करते हैं उस दूसरे मोर्चे का, जहां पिछले कई सालों से बारूद बरस रहा है, लेकिन अब वहां पुतिन ने गियर बदल दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल उठी है। आसमान से बरसती मौत ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। क्या रूस इस युद्ध को किसी अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में ले जा चुका है?
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान से बरसती मौत और चारों तरफ जलती इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मॉस्को ने अपनी रणनीति बदल दी है। आखिर पुतिन ने अचानक इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों किए? क्या यूक्रेन किसी बड़े पलटवार की तैयारी में है? या फिर आने वाले दिनों में रूस और भी आक्रामक होने वाला है? या ये हमले यूक्रेन की हमलावर नीति का खेल बदल देंगे? ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जो रूसी हमले से हुई तबाही का मंजर बयान कर रही हैं। आसमान मिसाइलों की रोशनी और धुएं से पटा हुआ था और जमीन धमाकों से दहल रही थी। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। कीव, खार्किव और निप्रो जैसे कई बड़े शहरों पर 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों से एक साथ धावा बोला गया। बमों की इस बरसात से कई बहुमंजिला इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमले की रफ्तार और तादाद इतनी ज्यादा थी कि कीव का सुरक्षा कवच नाकाम साबित हुआ। मैं समझता हूँ ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि देखिए 4 साल 5 साल अगर आपको निकल जाए लड़ाई लड़ते हुए सुपर पावर होने के बावजूद, तो अफेक्ट तो आपको भी करता है, आपकी पॉपुलेशन को भी करता है। तो रूस भी चाहता है कि किसी तरह युद्ध ये टले, लेकिन बात यह है कि किस टर्म्स के ऊपर में टलेगा, वो एक बड़ी बात है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर यूक्रेन की 25-26% टेरिटरी रशिया के कब्जे में है, जो वॉर से पहले जो नहीं थी उनके पास, तो उससे नेचुरली है कि रशिया के पास में इस वक्त एक तरह से इस कुछ परसेंटेज का जो कहूँगा मैं बैलेंस उनकी तरफ फेवर में है ज़्यादा। तो कोशिश तो दोनों साइड की है कि किसी तरह से ऐसी डील हो जाए जिसमें दोनों का फेस सेविंग हो जाए। लेकिन ऐसा आप जानते हैं कि इस तरह के युद्ध में जब दोनों लोग इस तरह की पोजीशन वर्टिकल ले रखी है तो इतना आसान नहीं होता है युद्ध विराम कराना भी। रूस ने इस बार सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के एक बड़े एयरबेस को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां बने फ्यूल स्टोरेज और गोला बारूद के गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयरक्राफ्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी पुष्टि होना अब भी बाकी है। जहाँ तक ये युद्ध है तो लगभग 4 साल में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले दोनों साइड ने किया है, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया है, रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर किया है, और यहाँ तक कि जो ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर तक अटैक हुए हैं कई बार, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी उसका काफ़ी विरोध किया है कि, और यूक्रेन को भी कहा है कि इसके ऊपर अटैक ना करें किसी तरह से, क्योंकि उस पर रशियंस का कब्जा है भी। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को या शहर में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एक फेयर गेम के रूप में हो रहा है। जहाँ तक लगता है कि दोनों साइड में अभी ये एक कोशिश है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जा सके। आगे वो सीज फायर पूरी होगी या एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बनेगा या क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। कीव का पोडल्स्काई इलाका इस हमले का सबसे बड़ा गवाह बना, जहां एक 9 मंजिला इमारत जमीन दोज हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार रूस ने यहां डबल टैप तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी एक जगह हमला करने के कुछ देर बाद ठीक उसी जगह दोबारा हमला किया गया। निप्रो शहर में भी ऐसा ही हुआ, जहां मलबे से लोगों को निकालते वक्त हुए दूसरे हमले में एक बचाव कर्मी की जान चली गई। इन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतें, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशंस तबाह हो गए हैं।
कई शहरों में बिजली पूरी तरह गुल हो गई है। रूस इन हमलों की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहा था, जिसकी चेतावनी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2 दिन पहले ही दी थी। चार साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन अब विनाश की कगार पर है। उसके अपने हथियार खत्म हो रहे हैं और वह पूरी तरह से मित्र देशों की मदद पर निर्भर है। यही वजह है कि यूक्रेन अब पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स की गुहार लगा रहा है। रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों ने साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध को किसी भी कीमत पर अगले चरण में ले जाना चाहते हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवाई सुरक्षा साबित हो रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश उसकी इस अपील पर क्या कदम उठाते हैं और युद्ध का ये नया चरण दुनिया को किस मोड़ पर लेकर जाता है। पुतिन के इस हमले के पीछे की एक बड़ी वजह यूक्रेन की हिमाकत भी है। दरअसल अब यूक्रेन केवल डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि जवाब भी दे रहा है। जेलेंस्की की सेना के ड्रोन अब रूस की सीमा लांघकर अंदर तक पहुंच रहे हैं। रूस के ऑयल टर्मिनल, पुतिन के सैन्य अड्डे, उनके रणनीतिक ठिकाने, ये सब यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स की जद में है। युद्ध का तरीका बदल रहा है। जो जंग कभी यूक्रेन की धरती पर शुरू हुई थी, वो अब रूस के शहरों तक पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच का घमासान अब सिर्फ सरहदों या मोर्चों तक सीमित नहीं रहा। ये एक दूसरे को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने के दौर में पहुंच चुका है। कीव पर हुए भीषण रूसी हमले से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने भी रूस के भीतर एक बड़ा और रणनीतिक पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल कारोबार पर सीधा वॉर किया। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की तेल रिफाइनरीज और पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला बेहद सटीक था और इसका बड़ा हिस्सा जल उठा। अब जंग का तरीका बदल चुका है। टैंक और सीमा पार करने की जगह ड्रोन से सीधे दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन को जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं अब तक। हालांकि अमेरिका का रुख थोड़ा बदल गया है इस वक्त, लेकिन सबके बावजूद ये एक तरह से कुछ भी कहें हम तो रूस का पलड़ा भारी है, क्योंकि रूस ने 25-26% से ज़्यादा यूक्रेन की टेरिटरी को ले लिया है। लेकिन चूंकि यूक्रेन में अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि वो टेक्नोलॉजिकल भी काफ़ी एडवांस है, मिलिट्री पावर रह चुका है, एक तरह सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं काफ़ी, टैंक्स का भी, हर तरह की आर्टिलरी और ड्रोन्स में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अभी आपने देखा कि ईरान वॉर में भी गल्फ कंट्रीज़ को काफ़ी उन्होंने एंटी ड्रोन जो फैसिलिटीज़ और ये सब प्रोवाइड करी है। तो नेचुरली यूक्रेन टक्कर तो ले रहा है, लेकिन संतुलन जो है अभी भी रशिया के फेवर में है। कहावत है कि युद्ध किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता। यूक्रेन के ड्रोन यहीं नहीं रुके। एक दूसरे हमले में किरोव इलाके के लाजारेवो पंपिंग स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं रूस के सीमावर्ती बेलगोरोद इलाके में भी कल रात धमाकों की आवाज से लोग सहम गए। जेलेंस्की जानते हैं कि जंग के इस लंबे खिंचते दौर में उनके पास सैन्य संसाधनों और हथियारों की भारी कमी है। वह रूस की विशाल सेना से सीधे नहीं टकरा सकते, इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। वह चुन चुन कर रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट कर रहे हैं। ये सारातोव रिफाइनरी कोई मामूली ठिकाना नहीं है। साल 2024 में इसी रिफाइनरी ने करीब 1,35,00,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया था, यानी पूरे रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5%। रूस की योजना थी कि इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच वह तेल का निर्यात बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाए, लेकिन इस हमले ने खेल ही पलट दिया।
बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। एक तो कोविड हुआ और कोविड के तुरंत बाद जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू हो गया, फिर इजराइल और ईरान और इजराइल, हमास, लेबनान, वहां पे हुदी, यूएसए ने मिलकर के इजराइल के साथ ईरान के साथ लड़ाई की। तो ये सबको देखते हुए बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। इसका असर एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का 20% तेल गुजरता है और विश्व में तकरीबन एक दिन में 100 बिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल होता है। तेल की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, $100 पर बैरल। तो अगर यही रेट रहे तो जो भी पैसा इस देश ने बचाया होगा वो इसी में जाएगा, तो उनके बाकी जो तरक्की है वो नहीं हो पा रही है, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रहा है। तकनीकी तौर पर रिफाइनरी में लगी इन आगों को भले ही बुझा लिया गया हो, लेकिन इस तरह के तबाह हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में महीनों का वक्त और करोड़ों की रकम लगती है। ये हमला साफ दिखाता है कि युद्ध अब दोनों देशों के आम नागरिकों की जिंदगी और उनकी अर्थव्यवस्था को कितनी गहराई से जख्मी कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुले पत्र के जरिए बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में शांति की उम्मीदें फिलहाल धुंधली नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं। देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। Вся страна смотрит на вас. Вся страна. भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए। वॉर रूम से आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।